सॉलिड जापान लिखा हुआ है। लेकिन इस देश के लोगों ने, इस देश के नेताओं ने, इस देश के किसानों और मजदूरों ने, इस देश के नौजवानों ने ये आज़म किया, ये शपथ उठाई कि अब हम दुनिया को ये दिखा देंगे कि एक आजाद मुल्क किस तरह से आगे बढ़ता है। और नतीजा ये है कि जब एक समय उठा जब हम सुई से हवाई जहाज तक विदेशों से मंगाते थे, और एक ये समय है जब हम सुई से हवाई जहाज तक विदेशों को भेजते हैं देश में। ये तरक्की कोई ऐसे ही नहीं आ रही, ये तरक्की हमारी सूझबूझ, हमारी मेहनत, हमारे नेताओं की सोच से आई है। लेकिन आज फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी को बरकरार रखने के लिए हमें उसी एकजुटता, उसी सूझबूझ और उसी समानता, समरसता, समग्रता और समभाव बनाकर रखना होगा, ताकि हमारी एकता में कोई सेंध न लगा सके। और अगर हमारी एकता में सेंध लगी तो मेवात में कहते हैं ना कि भाई पूरे दिल्ली में तो कोई और ही राज करे हो, तो फिर हमारी फूट का कोई तीसरा फायदा उठा सकता है। आजादी के लिए जितनी कुर्बानियां दी, आजादी के लिए जो जद्दोजहद हुई, जो लड़ाई हुई, इतना ही नहीं है कि गांधी जी 1905 में आए और 1947 में देश आजाद हो गया, और नहीं, आजादी का संघर्ष सिराजुद्दौला, जैसा कि अभी बताया था, टीपू सुल्तान से शुरू होता है। टीपू सुल्तान तो वो शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान को पहला रॉकेट दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी की नींव रखी। इसीलिए जब टीपू सुल्तान हारे और वो शहीद हो गए, तो उस वक्त के अंग्रेज गवर्नर जनरल ने ये कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारी होगी, अब हिंदुस्तान हमारी होगी। लेकिन इसमें भी 1857 को रानी झांसी, तांत्रिकों के और दूसरे लोगों को आगे लाकर कुछ इस तरह का तासुर दिया जाता है कि कुछ खास लोग भी इस आजादी को लेकर आए। वरना तो 1857 की जंग बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई, अजीमुल्लाह खान की प्लानिंग पर लड़ी गई, और हमारे मेवात से भी हसन अली खान, शेर अली खान, काले का गोलंदाज, सादत खान, सदरुद्दीन, इन लोगों ने जिस तरह का संघर्ष किया, इन लोगों ने जिस तरह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमें याद रखना चाहिए कि उस टाइम मेवात की जो नौगावा मेवात था, उस वक्त महरौली से और नौगावा तक उसकी आबादी सिर्फ 1,10,000 थी, और इन 1,10,000 लोगों जिनका न कोई राजा था न नवाब था, उनकी कमान सिर्फ उनके चौधरियों के हाथ में थी। उन्होंने अंग्रेजों से, उनकी मुस्लिम दुनिया की सबसे अनुशासित सेना, सबसे साधन संपन्न सेना, सबसे अच्छे हथियार जिनके पास थे, उन अंग्रेजों से 7 युद्ध लड़े, 3 दिल्ली टूटने से पहले और 4 दिल्ली टूटने के बाद। यही नहीं, आलिमों का जो किरदार 1857 में रहा, वो एक दर्द भरी लंबी दास्तान। अंग्रेज इतिहासकार
बंकर लिखते हैं कि जब वो लाहौर से दिल्ली तक का सफर उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कि रास्ते में बढ़ने वाले हर पेड़ पर दाढ़ी और टोपी वाले लोगों की लाशें लटकी हुई। और जब मैंने दिल्ली का चक्कर लगाया तो हर पेड़ पर दिल्ली के चारों तरफ दाढ़ी और टोपी वालों की लाशें लटकी हुई। रात को जब मैं अपने शिविर में था तो मुझे कुछ आवाज आई। मैंने बाहर निकलकर देखा तो आग जली हुई थी और उस आग में दाढ़ी और टोपी वाले लोगों को और पकड़ कर उस आग में डाल दिया। उन लोगों को चार चार के ग्रुप में लाया जाता था। ये सिलसिला सुबह तक से शाम तक चलता। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग उसमें शहीद हुए थे। और शामली की लड़ाई जो 1857 की आग की लड़ाई कही जाती है, हालांकि आग की लड़ाई तो मेरे हिसाब से नवंबर की लड़ाई थी जो 29 नवंबर को लड़ी गई थी, लेकिन बड़ी लड़ाइयों में शामली की लड़ाई मानी जाती है। और उस एक लड़ाई में 700 हाफिज़े कुरान शहीद हुए। इससे बड़ी कुर्बानी, इससे बड़ी शहादत दुनिया की तारीख में कभी नहीं। जब इतनी बड़ी संख्या में आलिम हज़रात एक ही लड़ाई में शहीद हुए। इसी तरह 1900 जो आजादी की दूसरी लड़ाई है जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, उसको गांधी जी और नेहरू जी से जोड़ा जाता है। जब भी जिन लोगों ने इस नुमाया की किरदार अदा किया उनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना ओबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अताउल्लाह बुखारी, मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी। और जब बिस्मिल अजीमाबादी में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में ये तराना लिखा तो हिंदुस्तान के हजारों नौजवानों के दिलों में आपके शोले भड़क उठे। और फिर भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, कितने ही नौजवान उठे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिनका शिकंजा इस देश के ऊपर कसा हुआ था उनके खिलाफ हथियार उठाए। और कई बड़े ऑफिसर्स थे जिन्होंने जलियांवाला बाग किया, जिन्होंने मुजफ्फरनगर की मस्जिद में गोलीकांड किया, उन सबको मौत के घाट उतारा। जनरल डायर को तो लंदन में जाकर उधम सिंह ने गोली से उतारा। इतनी सारी कुर्बानियों, इतनी बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी को हम ऐसे ही राया नहीं होने देंगे, इसी तरह बर्बाद होगी। कोई कितने भी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी ताकत के लिए कुछ भी करे, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो गिरकर उठना चाहता है। हिंदुस्तान की आवाम का हौसला इस तरह का है कि वो हर मुसीबत से सुरखरू होकर बाहर निकला। अंग्रेजों का 190 साल का जो राज है, उसमें जो जुल्म लोगों पर किए, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पर जलियांवाला बाग में जनरल ओडायर जिनकी ड्यूटी वहाँ नहीं थी, वो जालंधर में थे, लेकिन जब उनको पता चला कि वहाँ पर जो कांग्रेस है या जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अपनी बड़ी सभा कर रहे हैं, तो वो जालंधर से अमृतसर आए। और अमृतसर आते ही आपने किसी ने जलियांवाला बाग देखा हो तो वो एक ही रास्ता था, उस रास्ते पर उसने तोपें लगा दी, तो बगैर किसी वार्निंग के फायरिंग की, जिसमें हजारों लोग मारे। लेकिन ये तो एक घटना थी। उसके बाद जनरल डायर ने जो अमृतसर में किया
उसको अगर आप पढ़ेंगे तो दिल काम होगा। 120 मीटर लंबी गली जो मेन बाजार से मेन सड़क की तरफ आती थी, उसने कर्फ्यू लगा दिया। उसने कह दिया कि जो इस गली से गुजरेगा वो पेट के बल घिसटता हुआ जाएगा और जो बाहर निकलेगा वो भी पेट के बल घिसटता हुआ बाहर। आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल हुआ। और फिर मर्दों को और औरतों को नंगा करके उल्टा लटका कर उन्होंने जिस तरह उनकी पिटाई की, जिस तरह उनकी बेहुरमती की, वो कोई सभ्य समाज उस चीज को सहन नहीं कर सकता। और बहादुर शाह जफर ने जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने सही कहा था कि जो राज जुल्म करते हैं वो राज कभी टिक नहीं सकते। संभव है हमसे भी जुल्म हुए हों जो आज हमारा राज चल रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में जो कुछ किया, उसके बाद अंग्रेज सरकार की नींव हिल गई और आखिर 1947 में ऐसा वक्त आया कि जब वो हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर हो। हमें ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। 15 अगस्त या 26 जनवरी इसलिए बनाए जाते हैं कि हम वो जद्दोजहद, वो लड़ाई, वो संघर्ष याद रखते हैं कि किस तरह से हमें ये आजादी मिली। कोई क्या करता है वो अलग बात है, लेकिन कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर हिंदुस्तान में वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों पर जुल्म करता है, अपने ताकत के लिए लोगों पर के साथ भेदभाव करता है, अपने कुर्सी के लिए कोई लोगों के साथ जुल्म जाति करता है, तो फिर हम सबको वो समय याद आ जाना चाहिए, हम सबको जलियांवाला बाग याद आ जाना चाहिए, हम सबको मुजफ्फरनगर की मस्जिद का गोलीकांड याद आ जाना चाहिए और जालिम के खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए। यही 15 अगस्त का सबसे बड़ा संदेश है और इस संदेश के लिए हमें तैयार होना। अंत में बच्चों ने जो प्रोग्राम या इस तरह की नस्लें नात बच्चों ने सुनाई, वो अपने आप में बहुत मायने की थी, बहुत प्रेरणादायक थी और हम सबको यही संदेश देती थी कि हम जहां ये खुदा को मानने वाले हैं, जहां हम अल्लाह के लिए समर्पित हैं, वहां वतन के लिए भी समर्पित हो और हर जाति के खिलाफ उठ खड़े हो, तभी हम सच्चे मुसलमान हैं, तभी हम सच्चे मुसलमान हैं और तभी हम सच्चे देशभक्त के वतन परस्त हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। माशाल्लाह, माइक पर हारिस नौशाद थे और मैं आपकी बातों को बड़े